गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार, फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। नेचुरल वेजिटेशंस की बात जब करते हैं तो हर वो ऐसा वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास प्रदत्त इन्वायरमेंट पर देखने को मिलता है। हम लोग पहले के बहुत से क्लासेस में एग्रीकल्चर्स के बहुत क्लासिफिकेशन में देखा, जो नॉन एग्रीकल्चर्स हो जाते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, श्रब्स होते हैं, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की श्रेणी में रखते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस का मतलब ही है कि ऐसा वनस्पति जो स्वतः रूप से प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति में अपने आप भी वो ग्रो करता है, उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जिस समय जब पृथ्वी अस्तित्व में था तो लोग कहते थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली थे, बायोडाइवर्सिटी था। उसका वजह क्या था? फॉरेस्ट कवर एरिया जो था 50% से ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट कवर एरिया था, लगभग 60 से 70% के आसपास। इसलिए कोई भी नेचुरल क्लाइमेट्स, नेचुरल वेजिटेशंस जिस प्रकार से आज बात कर रहे हैं, क्लाइमेट्स बिल्कुल बढ़िया था, मौसम अच्छे थे, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था, वेदर बढ़िया होते थे, सब कुछ सीजनली रेनफॉल होता था, टेम्परेचर इतना हॉट नहीं होता था। कालांतर में जैसे जैसे हम विकास किए, बहुत से चीज़ों को हमने डेवलपमेंट दिया, उसका वजह रहा कि हम धीरे धीरे जंगलों का क्षेत्रफल को बहुत कम करते गए और सिकुड़ते गए। आज दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको हाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अमेजन बेसिन के नाम लेते हैं, बहुत से ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहाँ सदाबहार है, वहाँ प्रति 10 लाख से लेके 20 लाख हेक्टेयर एनुअल में वो पूरे जंगलों का दुनिया भर से सफाई हो रहा है। आज नतीजा यह हो गया है कि आज हम बहुत सिकुड़ गए। इकोफ्रेम वातावरण को मेंटेन करने के लिए 33% फॉरेस्ट एरिया कवर होना बहुत जरूरी है। अगर नेचुरल आप चाहते हैं कि सीजनल वे में हमको पानी भी अच्छा, प्रेसिपिटेशन हो, अच्छा मौसम मिले, अच्छा वातावरण रहे, पशु पक्षी वो डिसअपियर ना हो, विलुप्त ना हो, इसीलिए उस मेंटेन करने के लिए कम से कम नेचुरल वेजिटेशन 33% होना चाहिए। कालांतर में बहुत ज्यादा था, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम इतना नीचे आ गए थे कि 19% के आसपास भारत का जो फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट था वो 19% वेजिटेशन के आसपास था। तब सरकार 19 से 18-19 के आसपास में चल रहा था, तब सरकार ने इसको बहुत सचेत हुआ और व्यापक लेवल पर प्लांटेशन कार्यक्रम को चलाया। वृक्षारोपण कार्यक्रम को शहर शहर में जोड़ा गया, स्कूल स्कूल में जोड़ा गया। उस हिसाब से देखा जाए तो मात्र इतने लंबे प्रयासों के बावजूद, बहुत से लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी आज तक 22 पॉइंट समथिंग, जो लगभग एक्सप्रोक्स 23% के आसपास ही पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर एरिया हो पाया है, और जबकि उसमें बहुत से प्रयास किए गए। दूसरी चीज, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, जो वन रिपोर्ट कहता है कि कोई भी चीज में जिस तरीके से क्लाइमेट का प्रभाव पड़ रहा है, वेस्टलैंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मॉइस्चर जो जमीन का है वो पानी और मॉइस्चर ऑब्जर्व हो रहा है, सूख रहा है। सूखने के कारण जो ग्रो करना चाहिए प्लांट को, वो बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। अगर एक बार प्लांट कट जाते हैं तो वेस्टलैंड पूरा बढ़ने लगता है, क्योंकि भूमि, पेड़ों का जड़ भूमि की मिट्टी को बांधे रखती है, और जड़ कट गया तो मॉइस्चर जब खत्म हो रहा है तो पेड़ को ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए आज के पर्सपेक्टिव में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बहुत अच्छी से पॉइंट को हाईलाइट किया कि जो भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं वृक्षारोपण, इसमें भी जेनेटिक चेंजेस आए, बहुत सा जीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर फॉरेस्ट कट रहा है तो बायोडाइवर्सिटी तो लॉस हो ही रहा है, बहुत सा नेचुरल जितने भी स्पीशीज हैं, वर्ड्स हैं, बहुत डिसअपियर हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आज की, मान लो कि 50 साल पहले, 100 साल पहले के कोई बड़ा पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ काटा गया, आज अगर हम लगाएंगे तो उस तरीके से वो घनादार, बढ़िया, लंबा, गहरा नहीं होगा, क्योंकि आज क्लाइमेट इतना बड़ा है कि वो समय से पहले ही बहुत छोटे आकार में ग्रो कर जाएगा, उतना ही तक रहेगा। इसलिए ये कतई नहीं मतलब समझा जा सकता कि जो प्लांट हम काट रहे हैं उसके जगह पर अगर आज हम दूसरा वृक्ष लगा देंगे तो इसका भी रिजल्ट उसी तरीके से देखने को मिलेगा जैसे आज पेड़ काटे। नहीं,
क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उससे पेड़ के भी जेनेटिक चेंजेस देखने को मिला है। फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जितने भी पेड़ हम लगाए हुए देख रहे हैं रोड के किनारे में, वो ज्यादातर फॉरेन एक्सपोर्टेड पेड़ है। ऐसे वृक्ष है जिसमें सिर्फ छाया तो है लेकिन किसी काम का नहीं है। उन पेड़ों में जो भी आप सड़क के किनारे देख रहे हैं, पहले के समय में आप देखते होंगे गांव में या सड़क में पीपल, आम, बरगद, उसमें बहुत ज्यादा पंछियों का झुंड होता था। एक ढेला लोग मारते थे तो पूरा पंछी निकलते। आज के इन पेड़ों में जो भी सड़क के किनारे जो बाहर से विदेशों से पेड़ों को लाकर सरकारी धन के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, उस पेड़ों में पंछियां प्रवास करना नहीं करती है। एक तो तरफ कंक्रीटाइजेशन होने से शहरों का जो पूरे छप्परदार और गांवों का जो व्यवस्थाएं के हिसाब से मकान होती थी वो खत्म हुआ। कंक्रीटाइजेशन होने से चिड़िया पहले क्या होती थी कि छप्पर में, फूस में घोंसला बना के रहती थी, लेकिन उसके बावजूद दूसरे तरीके हम ऐसे वृक्षारोपण को प्रमोट किए जिसका उद्देश्य कभी था ही नहीं कि पेड़, पक्षी और ये पशु पक्षी को जीवित रखे। फलस्वरूप क्या हो रहा है कि इन पेड़ों में भी पंछियां प्रवास नहीं करती है, घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि इससे इस तरीके का एक दुर्गंध निकलता है जो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। कोई भी पेड़ आप सड़क के किनारे जो देख रहे हैं पूरा छानादार तो रहेगा, लेकिन एक वो पंछी उसमें रहना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रभाव है कि हम प्लांटेशन जो कर रहे हैं उसका क्या सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर दिख रहा है कि नहीं, और नहीं दिख रहा है तो फिर किस तरीके का समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, पेड़ों को काट भी रहे हैं, नेचुरल जो ओरिजिनल पेड़ उसको काट रहे हैं, उसको एक बाहर से एक्सपोर्टेड पेड़ ला करके लगा रहे हैं जिसका कोई प्रतिफल नहीं हो रहा है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि पीपल, नीम, बरगद, जिसको पंच वृक्ष का नाम दिया गया, क्यों कहा जाता था कि पीपल के नीचे ब्रह्म पिचास होते हैं, ब्रह्मा का स्थान है, नीम के नीचे देवी का स्थान है, तो साईं बाबा का स्थान है, तो मजार वहां पर लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो भी है, नीम है, पीपल है, बरगद के नीचे बजरंगबली का स्थान होता है। तो ये क्यों? इसके पीछे रीजन ये था कि एक पीपल का पेड़ सामान्य पेड़ की तुलना में 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अगर एक पीपल है तो पूरे इन्वायरमेंट प्राणवायु युक्त होगा, और एक सामान्य पेड़ की तुलना में। लेकिन एक ऐसा पेड़ जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं निकलता हो, सिर्फ इसलिए कि छायादार रहे, उससे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं होता। बरगद के पेड़ की तुलना में पीपल का जितना देता है उसका 80%, और एक सामान्य पेड़ की तुलना में 80 मतलब 8 से 7 से 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। उसके अतिरिक्त बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बरगद के पेड़ में जो छोटे छोटे गुल्ला टाइप का ये सब होते हैं, उससे बहुत ज्यादा चिड़ियां अट्रैक्ट होती है। उसी प्रकार से नीम का पेड़ इस तरह का होता है जिसमें ट्रांस इवेपोरेशन, जिसको वाष्पीय उत्सर्जन की सबसे ज्यादा उसमें क्रिया होती है। अगर नीम का पेड़ लगा दो, गर्मी में जितना गर्मी मिलेगा उतना ही वो पेड़ पानी को पूरे एटमॉस्फेयर में छोड़ के ठंडा रखता है। कभी भी गांव के नीचे देखो तो गर्मी में लोग नीम के पेड़ के नीचे रहना पसंद करते थे। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब यह कहना कि कैसे सर फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसी होती है, इसको समझाया जा सकता है बाद में। इसलिए रात में भी लोग पीपल के पेड़ के नीचे सो जाते थे, ऐसे सामान्य पेड़ के नीचे नहीं सो सकते थे। ये भारतीय परंपरा में एक ऐसे वृक्ष थे जो भारतीय महाद्वीप को लेकर पूरी दुनिया में, लेकिन इसको कालांतर में कॉमर्शियल फार्मिंग के तहत इसको डिस्ट्रॉय किया गया, और हम वेस्टर्न प्लांट्स को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी होकर क्या होगा, क्यों मिलेगा, इन चीजों को ध्यान नहीं दिए और हमने प्रमोट कर दिया। तो आज का फॉरेस्ट का जो लेक्चर है, आई हैव गिवन यू गुड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। आपको मेंस में बोलना, इंटरव्यूज में बोलना हो, उससे रिलेटेड किस तरीके से आपको लॉजिकल फैक्ट रखना है, you are going to be very a scholar of this subjects. This is not only matter to know the fact. ये कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ फैक्ट जान जाने से ही, कोई फैक्ट जान जाने से ही आपको नॉलेज बढ़ेगा, उधर नॉलेज बढ़ेगा। फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट जानना, सिचुएशन जानना, ये लोग जानते हैं जो आपको मेन से लेके इंटरव्यूज तक। अब फैक्ट की बात करते हैं। भारत में क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, जिसको संरक्षण एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिसको गवर्नमेंट ने टोटली पूरी तरीके से बैन किया है। ये ऐसे फॉरेस्ट है जिसमें बहुत सा इंडेंजर स्पीसीज है, प्लांट्स है, जिसको प्रोटेक्ट करना सरकार अपना जिम्मेवारी भी समझता है। ऐसे प्रोटेक्ट में किसी भी सामान्य आदमी को एंट्री निषेध होता है। कुछ खास जगह पर रिक्रिएशनल पॉइंट से, मनोरंजन के दृष्टि से, जैसे नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट है, उस जगह पर कुछ एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से लोग एंट्री करते हैं, पर नो वन हैज अलाउड टू एंटर इन दिस फॉरेस्ट एरिया। दिस वी कॉल्ड इट रिजर्व, जिसको आरक्षित या प्रतिबंधित वन कहते हैं। इसकी संख्या इस देश में मतलब 53% जो भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसके हिसाब से, आई एम टॉकिंग ओनली 23% जो पूरा है ज्योग्राफिकल एरिया का, उसमें से उसका 53% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उस फॉरेस्ट को कहते हैं जिसमें सरकार ने रिजर्व तो रखा है, परंतु आसपास के जो सिविलियन है, नागरिक है, वो लकड़ी, टिम्बर, दैनिक जरूरतों के हिसाब से पूरा करने के लिए वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो भारत में 29% है। बहुत सा जैसे नेशनल पार्क हो गया, राष्ट्रीय अभयारण्य हो गया, ये सब चीजों के अंतर्गत में आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं, इट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, इट हैज नो रिस्ट्रिक्शन। रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट तब आया जब हमारे बीच से बहुत से पशुओं को इंडेंजर स्पीसीज मारा गया, मतलब इंडेंजर स्पीसीज को, पशुओं को मारा गया, इसलिए उनको रोका गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ा रिलैक्स किया गया, कोई भी एक एरिया, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसका कोई गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एवरी पीपल कैन गो एंड कम, विजिट कर सकता है। जैसे हम लोग के पहाड़ों के तरफ में अनरिस्ट्रिक्टेड, उसकी संख्या 18% है। बहुत से इससे आपको कंक्रीट वे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की जब संविधान बना था, आपसे पूछे कि भारत का संविधान बना था तो उसमें जो क्लासिफिकेशन था, जो प्लांट्स का जिक्र हुआ था, उसमें इस 3 तरह का नाम, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड नहीं आता। ये गवर्नमेंट ने अपने प्रोटेक्शंस के हिसाब से एक एक्ट बना के फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से किया, पर संविधान में व्याख्या स्टेट फॉरेस्ट, स्टेट का मतलब पूरे देश का फॉरेस्ट, उसके बाद कॉमर्शियल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट, जो कुछ छोटा छोटा फॉर्म लैंड एरिया में डेवलप करते हैं। कॉमर्शियल फॉरेस्ट जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक पर्पज से हो, और स्टेट फॉरेस्ट जो पूरा नेचुरल, जिसको रिजर्व, प्रोटेक्टेड और जितने भी फॉरेस्ट है जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो पूरे पहाड़ों से घिरे हैं, इसीलिए राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों के द्वारा इस पर अपना वो जुरिडिक्शंस रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के आधार पर पानी के, है ना, इन सेंटीमीटर, इसके आधार पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां इसको सदाबहार वन कहते हैं। ये वन हर जगह पर अपने अपने विशेषताओं के आधार से होता है। खासकर ये ट्रॉपिकल एरिया में अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक वर्षा के कारण इसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, 55, 60, 70 मीटर तक की ऊंचाई तक, मतलब अब सोच ले 150 फीट और 200 फीट, 120 फीट, 130 फीट, तो इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट, जैसे भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा को मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। वर्षा के हिसाब से ये डिसाइड है। ड्राई फॉरेस्ट जहां 50 से 100 सेंटीमीटर, और डेजर्ट फॉरेस्ट जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जनरली इसमें झाड़ियां आती है, कांटेदार छोटे छोटे ये आते हैं। इस प्रकार से वर्षा के आधार पर 4 फॉरेस्ट का ये किया गया। अब इसको रोक, ठीक है।